Welcome to our channel Study Physical Education. It is more than just playing games. हमारा पहला टॉपिक है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेलो इंडिया प्रोग्राम ने स्कूलों में बच्चों की फिटनेस लेवल को असेस करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड फिटनेस टेस्ट शुरू किया है। इसका मेन उद्देश्य है बच्चों में फिजिकल फिटनेस, एक्टिव लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। 12th फिजिकल एजुकेशन में इस फिटनेस असेसमेंट को 2 एज ग्रुप के लिए ही एक्सप्लेन किया है। ये एज ग्रुप्स है 5 से 8 साल और 9 से 18 साल। 5 से 8 साल एज ग्रुप के बच्चों के लिए टेस्ट बहुत ही सिंपल और फन बेस्ड बनाए गए हैं ताकि वे एंजॉय करते हुए अपनी फिजिकल एबिलिटीज दिखा सकें। इस स्टेज को फंडामेंटल स्टेज कहा जाता है, यानी फन के साथ फंडामेंटल्स डेवलप करना। इस एज ग्रुप के लिए फिटनेस टेस्ट बैटरी में 3 टेस्ट को इंक्लूड किया है। ये टेस्ट है, एक BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसमें हाइट और वेट मेजर करके BMI निकाला जाता है, जिससे बच्चे का बॉडी कॉम्पोजिशन असेस किया जाता है। दूसरा टेस्ट है फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट। इसमें बच्चे को एक पैर पर बैलेंस बनाकर खड़ा रहना होता है, इससे बैलेंस चेक किया जाता है। तीसरा और लास्ट टेस्ट है प्लेट टैपिंग टेस्ट। इसमें 2 प्लेट्स को बार बार ऑल्टरनेट हाथों से टैप करना होता है। यह स्पीड और कोऑर्डिनेशन को मापता है। 9 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए टेस्ट थोड़ा एडवांस्ड होता है, क्योंकि इस उम्र में उनका फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा होता है। इस एज ग्रुप के लिए फिटनेस टेस्ट बैटरी में 6 टेस्ट को इंक्लूड किया है। ये टेस्ट है, एक बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी कॉम्पोजिशन असेस करने के लिए। 2 50 मीटर्स डैश स्टैंडिंग स्टार्ट, यह टेस्ट बच्चों की स्पीड को मापता है। 3 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट, यह टेस्ट एरोबिक कैपेसिटी और एंड्योरेंस का सबसे अच्छा इंडिकेटर है, यानी बच्चा कितनी देर तक बिना थके दौड़ सकता है। 4 सिट एंड रीच टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन असेस करने के लिए। 5 पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, यह टेस्ट एब्डोमिनल स्ट्रेंथ यानी पेट की मांसपेशियों की ताकत मापता है। 6 पुश अप टेस्ट फॉर बॉयज और मॉडिफाइड पुश अप टेस्ट फॉर गर्ल्स, यह अपर बॉडी स्ट्रेंथ असेस करने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं इन टेस्ट्स के पर्पसेस की। एक, बच्चों की ओवरऑल फिटनेस और मोटर स्किल्स को साइंटिफिकली असेस करना। 2, स्कूल्स को यह समझने में मदद करना कि उनके स्टूडेंट्स कितने फिट हैं। 3, बच्चों को एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट करना। 4, इंडिया में एक फिटनेस कल्चर डेवलप करना। 5, हर बच्चे का फिटनेस स्कोर कार्ड बनाया जाता है, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, BMI, बैलेंस जैसी चीजों की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है। 6, ये डेटा स्कूलों और पेरेंट्स को यह समझने में मदद करता है कि बच्चे को किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब हम एक एक कर डिटेल में समझते हैं कि इस टेस्ट को करने का प्रोसीजर क्या है और किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं 5 से 8 साल के बच्चों की फिटनेस टेस्ट बैटरी की। इसमें सबसे पहला टेस्ट है बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में BMI कहते हैं। यह हमें बताता है कि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा करंट बॉडी वेट सही है या नहीं। एग्जैक्टली, यह हमें बताता है कि हम नॉर्मल वेट है, ओवरवेट है या फिर अंडर वेट है। या हम कह सकते हैं कि यह हमें बताता है हम फिट है या नहीं। अब हम BMI पता करने का तरीका जानेंगे। BMI कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारी सही हाइट और वेट पता होना चाहिए। इसलिए पहले हम सबसे पहले सही तरीके से अपनी हाइट और वेट को मेजर करने का तरीका जानेंगे। हाइट मेजर करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बच्चे के शूज, बल्कि क्लोथ्स और हेयर एक्सेसरीज हटा दें। मेजरमेंट हमेशा फ्लैट फ्लोरिंग पर करें, जहां कोई कार्पेट या मोल्डिंग न हो। बच्चे को दीवार के साथ बिल्कुल सीधा खड़ा करें। फीट फ्लैट, हील्स, बटक्स, शोल्डर्स और हेड दीवार को लाइटली टच करने चाहिए। आईज को स्ट्रेट रखना है, पैरेलल टू द फ्लोर। अब एक फ्लैट हेडपीस जैसे स्केल या बुक दीवार के साथ राइट एंगल में रखकर सिर के ऊपर लाइटली टच करें। जहां हेडपीस दीवार को टच करे वहां मार्क लगाएं। फिर मेटल टेप से फ्लोर से उस मार्क तक डिस्टेंस नापें। हाइट को नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर तक नोट करें। अब बारी आती है वेट की। वेट हमेशा डिजिटल स्केल से लेना चाहिए। स्प्रिंग लोडेड बाथरूम स्केल्स अवॉइड करें, क्योंकि वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देते। स्केल को फ्लैट, फर्म सरफेस जैसे टाइल या वुडन फ्लोर पर रखें। पार्टिसिपेंट के शूज और हेवी क्लोथ्स जैसे स्वेटर हटा दें। बच्चे को स्केल के सेंटर में दोनों पैर बराबर रखकर खड़ा करें। रीडिंग स्टेबल होने पर वेट को नोट करें नियरेस्ट डेसिमल पॉइंट तक, जैसे 25.1 किलोग्राम्स।
BMI को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इसके लिए हमें अपने बॉडी वेट को, जो कि किलोग्राम में होगा, डिवाइड करना है हाइट के स्क्वायर से, जो कि मीटर में होगी। इस फॉर्मूला में हाइट और वेट की वैल्यू डालकर कैलकुलेट करने पर हमें बच्चे की BMI वैल्यू मिल जाती है। इस BMI वैल्यू को हमें 5 से 8 साल के बच्चों की BMI नॉर्म टेबल में चेक करना है और बस आपको मिल जाएगी बच्चे की BMI कैटेगरी, जो बताएगी कि बच्चा अंडरवेट है, नॉर्मल है या ओवरवेट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाएं। 5 से 8 साल के बच्चों की फिटनेस असेसमेंट बैटरी का अगला टेस्ट है फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट। यह टेस्ट बच्चों में बैलेंस, मसल स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन को चेक करता है। यह टेस्ट यह देखने के लिए होता है कि कोई बच्चा या पार्टिसिपेंट एक पैर पर कितनी देर तक बैलेंस रख सकता है। इस टेस्ट के लिए इन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है: एक नॉन स्लिपरी इवन सरफेस बीम, एक स्टॉपवॉच और बस एक इंस्ट्रक्टर या टेस्टर। अब जानते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है। सबसे पहले पार्टिसिपेंट को एक बीम या किसी नॉन स्लिपरी फ्लैट सरफेस पर खड़ा किया जाता है। अब पार्टिसिपेंट अपने प्रेफर्ड लेग, जिस पर बैलेंस रखना कंफर्टेबल लगे, पर खड़ा रहेगा। दूसरा लेग फ्लेक्स पोजीशन में होगा, यानी नी से मोड़कर, और उस लेग का फुट बटक्स के पास रखा जाएगा। जैसे ही पार्टिसिपेंट स्टेबल हो जाए, स्टॉपवॉच स्टार्ट की जाती है। पार्टिसिपेंट को कोशिश करनी है 60 सेकंड्स तक बैलेंस बनाए रखने की। अगर बीच में फॉल या बैलेंस लॉस होता है, स्टॉपवॉच पॉज की जाती है और हर फॉल को काउंट किया जाता है। अब स्कोरिंग की बात करते हैं। 60 सेकंड्स के अंदर पार्टिसिपेंट जितनी बार बैलेंस खोता है, वो ही उसका स्कोर होता है, यानी कम फॉल्स होने पर बेटर बैलेंस। अगर पहले 30 सेकंड्स में 15 से ज्यादा बार गिर जाए या बैलेंस खो दे, तो टेस्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है। इस स्कोर को हमने 5 से 8 साल के बच्चों के लिए बने फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। नेक्स्ट इज प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट 5 से 8 साल के बच्चों की फिटनेस असेसमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यह टेस्ट बच्चों के लिम्ब मूवमेंट की स्पीड और कोऑर्डिनेशन को चेक करता है। सिंपल वर्ड्स में यह देखता है कि बच्चा अपने हाथों को कितनी जल्दी और कंट्रोल के साथ मूव कर सकता है। इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए आपको चाहिए एक टेबल, एडजस्टेबल हाइट वाला, 2 येलो डिस्क्स, 20 सेंटीमीटर डायामीटर के रेक्टेंगल, 30 बाय 20 सेंटीमीटर साइज का, और एक स्टॉपवॉच। अब जानेंगे इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है। सबसे पहले टेबल की हाइट ऐसे एडजस्ट करें कि बच्चा कंफर्टेबली उसके सामने खड़ा हो सके। अब टेबल पर 2 येलो डिस्क्स रखिए। दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए 60 cm। दोनों डिस्क्स के बीच में एक रेक्टेंगल 30 बाय 20 सेंटीमीटर रखें। अब बच्चे का नॉन प्रेफर्ड हैंड, जो कम यूज करता है, रेक्टेंगल पर रहेगा। अब बच्चे को अपना प्रेफर्ड हैंड, यानी जो डोमिनेंट हैंड है, उसे जितना तेजी से हो सके बार बार दोनों डिस्क पर ऑल्टरनेटिवली टैप करना है। हर बार एक डिस्क से दूसरी डिस्क तक जाना और वापस आना एक साइकिल कहलाता है। इस तरह बच्चा कुल 25 फुल साइकिल्स यानी 50 टैप्स कंप्लीट करेगा। पार्टिसिपेंट द्वारा 25 फुल साइकिल्स कंप्लीट करने में लगा टाइम उसका स्कोर होगा। याद रखिए, कम टाइम में टेस्ट पूरा करना मतलब बेहतर स्पीड और कोऑर्डिनेशन। इस स्कोर को हमने 5 से 8 साल के बच्चों के लिए बने प्लेट टैपिंग टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। 5 से 8 साल के बच्चों की फिटनेस असेसमेंट टेस्ट के बाद अब हम बात करेंगे 9 से 18 साल के बच्चों के फिटनेस असेसमेंट की। एसआई खेलो इंडिया की 9 से 18 साल के बच्चों के लिए एक अलग फिटनेस टेस्ट बैटरी है, जिसमें आते हैं BMI, 50 मीटर्स डैश स्टैंडिंग स्टार्ट एंड 600 मीटर्स रन वॉक, सिट एंड रीच, पार्शियल कर्ल अप, पुशअप्स एंड मॉडिफाइड पुशअप्स। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI की। BMI की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है जैसी कि 5 से 8 साल के बच्चों की फिटनेस असेसमेंट के लिए की गई थी। एक छोटा सा फर्क यह आता है कि बड़े बच्चों के BMI नॉर्म्स छोटे बच्चों के नॉर्म्स से अलग होते हैं, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। इस टेबल की हेल्प से हम बड़े बच्चों के बॉडी वेट स्टेटस यानी नॉर्मल वेट, ओवरवेट और अंडर वेट का पता करते हैं। 9 से 18 साल वाले बच्चों की फिटनेस टेस्ट बैटरी में नेक्स्ट टेस्ट है 50 मीटर डैश स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट। ये टेस्ट पार्टिसिपेंट्स की एक्सेलरेशन और स्पीड एबिलिटी मेजर करता है, यानी आप कितनी जल्दी अपनी बॉडी को हाई मोशन में ला सकते हैं और डिस्टेंस को मिनिमम पॉसिबल टाइम में कवर करते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले प्रॉपर वार्म अप बहुत जरूरी है। थोड़ा लाइट जॉगिंग,
कुछ स्ट्रेचिंग और कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट्स ताकि मसल्स पूरी तरह रेडी हों। अब बात करते हैं स्टार्टिंग पोजीशन की। इस टेस्ट में स्टार्ट होता है एक स्टैंडिंग पोजीशन से। आपको बस एक पैर दूसरे पैर के आगे रखना है। फ्रंट फुट स्टार्टिंग लाइन पर या उसके पीछे होना चाहिए। जैसे ही टेस्टर बोले रेडी स्टार्ट, आपको फुल पावर के साथ दौड़ना है। ध्यान रहे, रेस तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप पूरी तरह से फिनिश लाइन क्रॉस न कर लें। इस टेस्ट के लिए आपको चाहिए एक मेजरिंग टेप या मार्क ट्रैक एटलीस्ट 60 मीटर्स लॉन्ग, एक स्टॉप वॉच, कोन मार्कर्स और एक फ्लैट क्लियर सरफेस जिस पर दौड़ना इजी और सेफ हो। जब पार्टिसिपेंट दौड़ता है, टेस्टर स्टॉप वॉच से टाइम टेकन नोट करता है कि कितने सेकंड्स में 50 मीटर्स पूरा हुआ। यही आपका स्कोर होता है। कम टाइम बेटर परफॉर्मेंस। रन के बाद थोड़ा कूल डाउन करिए। थोड़ी वॉकिंग और डीप ब्रीदिंग मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करती है। इस स्कोर को हमने 9 से 18 साल के बच्चों के लिए बने 50 मीटर डैश स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। इसी फिटनेस टेस्ट बैटरी में हमारा अगला टेस्ट है 600 मीटर रन वॉक टेस्ट। ये टेस्ट मेजर करता है आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, यानी आपके दिल और फेफड़ों की एंड्योरेंस। यह टेस्ट बताता है कि आपका स्टैमिना कितना स्ट्रॉन्ग है और आप कितनी देर तक लगातार फिजिकल एफर्ट मेंटेन कर सकते हैं। इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स को 600 मीटर्स की डिस्टेंस को रन या वॉक करते हुए कवर करना होता है, और वो भी फास्टेस्ट पॉसिबल पेस में। मतलब ये कि आप पूरी कोशिश करें डिस्टेंस को कम से कम टाइम में पूरा करने की। टेस्ट शुरू होता है सिग्नल से। जब इंस्ट्रक्टर बोले रेडी स्टार्ट, तो पार्टिसिपेंट दौड़ना शुरू करता है। जैसे ही पार्टिसिपेंट फिनिश लाइन क्रॉस करता है, टाइमर को स्टॉप किया जाता है और इलैप्स टाइम को नोट किया जाता है। अगर पार्टिसिपेंट्स दौड़ते दौड़ते थक जाएं, तो वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए एम यही है कि आप पूरी डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पूरा करें। इस टेस्ट को करने के लिए आपको चाहिए एक स्टॉप वॉच, एक व्हिसल, मार्कर कोन्स, एक मेजरिंग टेप और एक ट्रैक जो 200 या 400 मीटर्स लंबा हो, कम से कम 1 मीटर चौड़ा और इवन फ्लैट सरफेस हो। स्कोरिंग बहुत सिंपल है। आपको बस टाइम टेकन टू कंप्लीट 600 मीटर्स रिकॉर्ड करना होता है इन मिनट्स एंड सेकंड्स। 600 मीटर्स डिस्टेंस को कवर करने में जितना कम टाइम लगेगा, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस उतनी ही बेहतर मानी जाएगी। इस स्कोर को हमने 9 से 18 साल के बच्चों के लिए बने 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। इसी टेस्ट बैटरी के कंटिन्यूएशन में अगला टेस्ट है सेट एंड रीच टेस्ट। यह एक बहुत ही सिंपल और पॉपुलर फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है। यह हमारी लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करता है। अब बात करते हैं टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट की। आपको चाहिए एक सेट एंड रीच बॉक्स जिसका साइज हो 12 इंचेस इंटू 12 इंचेस की साइड्स, 12 इंचेस इंटू 10 इंचेस का फ्रंट और बैक और 12 इंचेस इंटू 21 इंचेस का टॉप। टॉप पैनल पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर की मार्किंग्स होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि सेट एंड रीच टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले फ्लोर पर एक क्लीन कुशन सरफेस पर बैठ जाइए। दोनों लेग स्ट्रेट सामने की ओर रखिए। एक और टिप, सेट एंड रीच बॉक्स को वॉल के अगेंस्ट रखना मत भूलिए ताकि टेस्ट के दौरान बॉक्स स्लाइड न करे। अब दोनों पैरों को सेट एंड रीच बॉक्स के सटा कर रखिए। ध्यान रहे कि दोनों नी स्ट्रेट और फ्लैट हों। अगर जरूरत हो तो टेस्टर नीज को लाइटली प्रेस करके हेल्प कर सकता है। अब दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखिए। पाल्म्स नीचे की ओर होने चाहिए। अब बिना किसी जर्की मूवमेंट के धीरे धीरे आगे बढ़िए। ध्यान रहे कि दोनों हाथ सेम लेवल पर हों। एक हाथ दूसरे से आगे न निकले। कुछ प्रैक्टिस करने के बाद अपनी बेस्ट रीच पोजीशन पर रुकिए और उस पोजीशन को 1 से 2 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए। यही डिस्टेंस सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में रिकॉर्ड की जाती है। अगर टेस्ट के दौरान हाथ अनइवनली रीच करें या नीज बेंड हो जाएं, तो टेस्ट दोबारा रिपीट करना होता है। इस स्कोर को हमने 9 से 18 साल के बच्चों के लिए बने सेट एंड रीच टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। 9 से 18 साल के बच्चों की फिटनेस असेसमेंट के लिए अगला टेस्ट है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। यह टेस्ट बच्चों की एब्डोमिनल मसल्स और कोर स्ट्रेंथ को मेजर करता है, यानी आपके पेट के मसल्स और हिप फ्लेक्सर्स कितनी देर तक बिना थके काम कर सकते हैं और कितनी एफिशिएंटली आपका बॉडी सपोर्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वे है एक फ्लैट क्लीन कुशन सरफेस या जिम मैट पर 2 पैरेलल स्ट्रिप्स जो कि 6 इंचेस की दूरी पर हो, एक स्टॉप वॉच, रिकॉर्डिंग शीट और पेन,
चलिए अब जानते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है। सबसे पहले पार्टिसिपेंट एक फ्लैट, क्लीन और कुशन सरफेस जैसे जिम मैट पर लेट जाता है। नीज को 90 डिग्री एंगल पर बेंड किया जाता है। हाथों को बॉडी के साइड में, पाल्म्स फेसिंग डाउनवर्ड्स, मैट पर जो 2 स्ट्रिप्स है उनमें से पहली स्ट्रिप के करीब रखा जाता है। अब पार्टिसिपेंट को अपने अपर बॉडी यानी ट्रंक को ऊपर उठाना है, इतना कि जब तक उसके हाथ 6 इंचेस दूर दूसरी स्ट्रिप तक पहुंच जाएं। दूसरी स्ट्रिप टच होते ही ट्रंक को वापस नीचे लाया जाता है, इतना कि शोल्डर ब्लेड्स या अपर बैक जमीन को टच करें। यही एक्शन बार बार रिपीट किया जाता है 30 सेकंड्स में, जितनी बार पॉसिबल हो सके। पार्टिसिपेंट द्वारा 30 सेकंड्स में किए गए सही कर्ल अप्स की मैक्सिमम संख्या ही उसका स्कोर होती है। जितने ज्यादा करेक्ट कर्ल अप्स उतनी बेटर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। इस नॉर्म टेबल से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। इसी टेस्ट बैटरी में अगला टेस्ट है पुशअप्स टेस्ट, जिसमें लड़कों के लिए स्टैंडर्ड पुशअप्स और लड़कियों के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये टेस्ट यह जानने का तरीका है कि आपकी चेस्ट, शोल्डर और आर्म मसल्स कितनी देर तक बिना थके लगातार काम कर सकती हैं। इस टेस्ट के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वे है एक फ्लैट, क्लीन कुशन सरफेस या जिम मैट और बस एक रिकॉर्डर जो काउंट कर सके। अब देखते हैं इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। फॉर बॉयज, स्टैंडर्ड पुशअप्स। पार्टिसिपेंट अपने हैंड्स और टोज को जमीन पर रखकर पोजीशन लेता है। बॉडी और लेग्स को एक सीधी लाइन में रखें, नो सैगिंग, नो आर्चिंग। फीट्स के बीच थोड़ा सा गैप रखना है ताकि स्टेबिलिटी मिल सके। आर्म्स को शोल्डर विड्थ अपार्ट रखें, यानी शोल्डर्स के बराबर डिस्टेंस पर। अब बॉडी को नीचे की ओर लेकर जाए जब तक कि आर्म्स 90 डिग्री एंगल पर ना जाए या चेस्ट किसी मार्कर को लाइटली टच न करे। फिर आर्म्स को स्ट्रेटन करते हुए वापस ऊपर आए। यही मूवमेंट बार बार रिपीट करें और कोशिश करें कि आप पूरे रिदम और कंसिस्टेंसी के साथ पुशअप्स करते रहें जब तक आप और नहीं कर सकते। फॉर गर्ल्स, मॉडिफाइड पुशअप्स। गर्ल्स के लिए टेक्निक थोड़ी डिफरेंट होती है। वही पुशअप पोजीशन ले, लेकिन इस बार नीज जमीन पर टिके रहेंगे। बॉडी को शोल्डर्स से लेकर नीज तक स्ट्रेट रखें। अब आर्म्स बेंड करके बॉडी को नीचे लाएं जब तक एल्बोज में 90 डिग्रीज या उससे कम एंगल न बने। फिर आर्म्स को स्ट्रेटन करके वापस स्टार्टिंग पोजीशन में जाएं। जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार सही तरीके से रिपीट करें। स्कोरिंग सिंपल है, पार्टिसिपेंट द्वारा किए गए सही और कंप्लीट पुशअप्स की संख्या ही उसका फाइनल स्कोर होगी। जितनी ज्यादा करेक्ट पुशअप्स उतनी बेटर मस्कुलर एंड्योरेंस और अपर बॉडी स्ट्रेंथ होगी। इस स्कोर को हमने 9 से 18 साल के बच्चों के लिए बने पुशअप टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। अब बात करते हैं टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले क्या ध्यान रखना चाहिए। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए, जैसे टी शर्ट और लूज ट्राउजर्स या हाफ पैंट्स। अगर आपके पास स्पोर्ट्स शूज हैं तो बेस्ट, लेकिन अगर शूज नहीं है तो आप बेयरफुट भी रन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि फील्ड पर कोई शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट न हो। लेदर शूज से बचिए क्योंकि वो स्लिप या इंजरी का रीजन बन सकते हैं। और सॉक्स पहनिए जो फीट को ड्राई और कंफर्टेबल रखें। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, सेफ्टी मेजर्स। सबसे पहले टेस्ट की डेट और टाइम पहले से तय कर लीजिए। फील्ड को अच्छे से चेक करिए, सरफेस फ्लैट और क्लीन हो और वहाँ कोई स्टोन्स या शार्प ऑब्जेक्ट्स न हो। सारे इक्विपमेंट जैसे स्टॉपवॉच, कोन्स, टेप और मेजरिंग टूल्स पहले से रेडी रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होना चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत हेल्प मिल सके। लास्ट इज, अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसे टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सेफ्टी हमेशा परफॉर्मेंस से पहले आती है। हमारा अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस यानी हमारा हार्ट और लंग्स कितने हेल्दी और एफिशिएंट हैं और ये कैसे मेजर किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस होता क्या है। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हार्ट और लंग्स मिलकर बॉडी के वर्किंग मसल्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाते हैं और मसल्स उस ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाते हैं ताकि हम एफिशिएंटली मूव कर सकें, जैसे रनिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग के टाइम। वैसे तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को असेस करने के लिए कई टेस्ट बने हुए हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की बात करेंगे। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एक महत्वपूर्ण कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट है जिसे हार्वर्ड फटीग लैबोरेटरी में डेवलप किया गया था।
यह लैबोरेटरी हार्वर्ड फटीग लैबोरेटरी का हिस्सा थी और यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एस्टैब्लिश की गई थी। यह लैबोरेटरी 1927 से 1947 तक एक्टिव रही और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किए गए। इस टेस्ट को लगभग 1943 में डॉक्टर लूसियन ब्रूहा और उनके सहयोगियों द्वारा डेवलप किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सैनिकों और एथलीट्स की फिजिकल एफिशिएंसी और कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापना था। तो चलिए देखते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कैसे यूज किया जाता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एक बहुत प्रसिद्ध कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट है जो यह मेजर करता है कि किसी व्यक्ति का हार्ट और लंग्स एरोबिक वर्क यानी लंबे समय तक मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी को कितनी एफिशिएंटली सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि एक्सरसाइज के बाद हमारा हार्ट कितनी जल्दी रिकवर करता है, जो एक फिट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। जब व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो उसका हार्ट रेट बढ़ता है। एक फिट व्यक्ति का हार्ट एक्सरसाइज के बाद जल्दी नॉर्मल हो जाता है, जबकि अनफिट व्यक्ति का हार्ट रेट धीरे धीरे रिकवर करता है। इसी प्रिंसिपल पर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट काम करता है। रिकवरी स्पीड जितनी तेज, फिटनेस उतनी अच्छी। टेस्ट रिक्वायरमेंट्स: एक स्टेप और बेंच जिसकी हाइट मेल्स के लिए 20 इंचेस और फीमेल्स के लिए 16 इंचेस होती है। एक स्टॉपवॉच टाइम मेजर करने के लिए, एक मेट्रोनोम स्टेपिंग रेट कंट्रोल करने के लिए, और 2 असिस्टेंट टेस्टर जो इंस्ट्रक्शंस दे और हार्ट रेट काउंट करे। टेस्ट प्रोसीजर: स्टेप 1 प्रिपरेशन। पार्टिसिपेंट कंफर्टेबल ड्रेस पहने। स्टेप या बेंच एक फ्लैट सरफेस पर रखी जाए। स्टेप 2 स्टार्टिंग पोजीशन। पार्टिसिपेंट स्टेप के सामने खड़ा होता है। स्टॉपवॉच स्टार्ट करते ही वो स्टेपिंग शुरू करता है। स्टेप 3 स्टेपिंग रिदम। पार्टिसिपेंट को 30 स्टेप्स पर मिनट की स्पीड से कंटिन्यूअसली 5 मिनट्स या जब तक पॉसिबल हो तब तक स्टेप करना होता है। स्टेप्स को अप डाउन डाउन पैटर्न में दोनों पैरों से करना है, यानी टेस्टर के स्टार्ट सिग्नल पर या तो राइट या फिर लेफ्ट पैर को बॉक्स के ऊपर रखना है, फिर दूसरा पैर ऊपर लाना है। यह पहले आप हो जाता है, जो कि 1 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद जो पैर पहले ऊपर रखा था वही पहले नीचे आएगा। इसके बाद दूसरा पैर नीचे आएगा। यह स्टेप का डाउन डाउन पार्ट है जो कि अगले 1 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए, यानी एक स्टेप साइकिल पूरा करने में 2 सेकंड्स लगने चाहिए। ध्यान रहे, हर बार स्टेप सेम फुट से स्टार्ट होना चाहिए और एथलीट को बेंच पर इरेक्ट पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। इसी तरह से पार्टिसिपेंट को 2 सेकंड साइकिल के 30 स्टेप्स पर मिनट स्पीड से करने हैं। स्टेप 4 ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। पार्टिसिपेंट को 2 सेकंड साइकिल के 30 स्टेप्स पर मिनट स्पीड से टोटल 150 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, जिसे करने में 5 मिनट का समय लगता है। 5 मिनट्स पूरे होने के बाद पार्टिसिपेंट तुरंत बैठ जाता है। यदि पार्टिसिपेंट फटीग के कारण 5 मिनट्स पूरा नहीं कर पाता तो जितना समय उसने पूरा किया है वो टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। स्टेप 5 रिकवरी हार्ट रेट रिकॉर्डिंग। अगर पार्टिसिपेंट एक्सरसाइज के पूरे 5 मिनट कंप्लीट करता है तो एक्सरसाइज खत्म होने के बाद उसकी 3 पल्स काउंट ली जाती है। फर्स्ट पल्स काउंट 1 से 1.5 मिनट्स के अंदर किया जाता है। सेकेंड पल्स काउंट 2 से 2.5 मिनट के बीच की जाती है और थर्ड पल्स काउंट 3 से 3.5 मिनट के बीच की जाती है। अब तीनों बार लिए गए पल्स काउंट्स को ऐड करके एक फिटनेस इंडेक्स निकाला जाता है। इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है: फिटनेस इंडेक्स इज इक्वल टू 100 इंटू ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल ऑफ 3 पल्स काउंट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स। फॉर्मूला सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उसे इस टेबल से इंटरप्रिटेशन करके फिटनेस लेवल निकाला जाता है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अगर कोई सब्जेक्ट पूरा 5 मिनट का टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाता तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स ने जितनी भी देर एक्सरसाइज की उसे सेकंड्स में और 1 से 1.5 मिनट के बीच के पल्स काउंट का यूज करके फिटनेस इंडेक्स निकालते हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला कुछ इस तरह है: फिटनेस इंडेक्स इज इक्वल टू 100 इंटू ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 1 से 1.5 मिनट का पल्स काउंट आफ्टर एक्सरसाइज। ये सिंपल और क्विक मेथड है उनके लिए जो टेस्ट पूरा नहीं कर पाते। अब हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसे किस तरह किया जाता है। मान लीजिए रोहित ने पूरे 5 मिनट्स तक स्टेप किया और फिर बैठ गया। उसकी पहली पल्स काउंट 90 बीट्स आई, दूसरी पल्स काउंट 80 बीट्स
और तीसरी पल्स काउंट 76 बीट्स आई। तीनों पल्स काउंट का टोटल 246 हुआ। अब इस टोटल को हम फिटनेस इंडेक्स फॉर्मूला में रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने पर हमें फिटनेस इंडेक्स वैल्यू 60.97 मिलती है। जब हम इस वैल्यू को फिटनेस इंडेक्स के नॉर्म्स में चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका फिटनेस लेवल बिलो एवरेज है। रोहित ने 5 मिनट्स तक टेस्ट पूरा किया, लेकिन रिकवरी के दौरान उसका हार्ट रेट कंपैरेटिवली ज्यादा रहा। इसका मतलब है कि उसकी कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी मॉडरेट है और उसे अपनी एरोबिक फिटनेस इंप्रूव करनी चाहिए, जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आदि करनी चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला की भी देखते हैं। मान लीजिए राहुल ने भी सेम टेस्ट दिया, लेकिन वह 3 मिनट बाद ही रुक गया। एक्सरसाइज के 1 से 1.5 मिनट में राहुल की पल्स काउंट 54 बीट्स आई। ऐसे केस में हम शॉर्ट फॉर्मूले यूज करेंगे, जो है फिटनेस इंडेक्स इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 1 से 1.5 मिनट का पल्स काउंट आफ्टर एक्सरसाइज। कैलकुलेशन करने पर राहुल का फिटनेस इंडेक्स स्कोर 60.6 आया। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला के फिटनेस नॉर्म्स भी अलग होते हैं। शॉर्ट फॉर्म के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग राहुल की फिटनेस इंडेक्स कैटेगरी एवरेज है। प्रिकॉशंस ऑफ द टेस्ट। एक स्टेप की हाइट व्यक्ति की हाइट के अनुसार एडजस्ट की जा सकती है, खासकर बच्चों या एल्डरली के लिए। 2, अगर पार्टिसिपेंट को डिजीनेस, चेस्ट पेन या ब्रेथलेसनेस महसूस हो तो टेस्ट तुरंत रोक देना चाहिए। 3, कंफर्टेबल शूज पहनना जरूरी है ताकि पार्टिसिपेंट स्लिप न हो। एडवांटेजेस ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। सिंपल और इनएक्सपेंसिव टेस्ट है, किसी भी जगह परफॉर्म किया जा सकता है। लार्ज ग्रुप्स जैसे स्टूडेंट्स के लिए आइडियल है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड मिनिमल है। लिमिटेशंस ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ओबीस या एल्डरली लोगों के लिए सूटेबल नहीं। स्टेपिंग रिदम मेंटेन करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। हार्ट रेट रिकॉर्डिंग में ह्यूमन एरर हो सकता है। अगर आप वेट लॉस, फिटनेस या हेल्दी लाइफस्टाइल में इंटरेस्टेड हैं, तो बीएमआर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि आपके शरीर को बेसिक फंक्शंस के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। आज हमारा टॉपिक है बेसल मेटाबॉलिक रेट या सिंपल वर्ड्स में बीएमआर। सबसे पहले समझते हैं बीएमआर होता क्या है। बीएमआर वो टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज होती हैं जो आपके बॉडी को बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस के लिए चाहिए होती हैं। इन बेसल फंक्शंस में शामिल हैं सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, सेल प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग, प्रोटीन सिंथेसिस और आयन ट्रांसपोर्ट। यानी अगर आप पूरा दिन कुछ भी न करें, बस आराम करें या सोए, तब भी आपकी बॉडी इन बेसिक प्रोसेसेस को चलाने के लिए एनर्जी यूज करती है और यही एनर्जी आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट एक ऐसा मेजरमेंट है जो बताता है कि आपके बॉडी को बेसिक फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और सेल प्रोडक्शन के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं। आपका बीएमआर कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे मसल मास, एज, स्टेट ऑफ माइंड, जेंडर, जेनेटिक्स, बॉडी कॉम्पोजिशन और एनवायरनमेंट चेंजेस। इन्हें डिटेल में समझते हैं। एक, मसल मास। मसल मास का अर्थ है शरीर में मौजूद कुल मांसपेशियों की मात्रा। मसल टिश्यू एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है, यानी यह आराम की स्थिति में भी एनर्जी खर्च करता है। इसलिए जिन लोगों की मसल मास अधिक होती है, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर भी अधिक होता है। अधिक मसल होने पर शरीर रेस्टिंग कंडीशन में भी अधिक कैलोरीज बर्न करता है। 2, एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में मसल मास धीरे धीरे कम होने लगती है और हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। इसी कारण बढ़ती उम्र के साथ बीएमआर कम होता जाता है। ओल्ड एज की कैलोरी रिक्वायरमेंट नॉर्मली युवाओं की तुलना में कम होती है। 3, स्टेट ऑफ माइंड। हमारी मेंटल स्टेट भी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है। स्ट्रेस, एंजाइटी या एक्साइटमेंट की स्थिति में बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इससे हार्ट रेट और एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। इसलिए बीएमआर में टेम्पररी चेंज आ सकता है। 4, जेंडर। जनरली मेल्स का बीएमआर फीमेल से अधिक होता है। कारण यह है कि पुरुषों में मसल मास अधिक और बॉडी फैट प्रतिशत कम होता है।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मसल डेवलपमेंट को बढ़ाता है, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। महिलाओं में फैट परसेंटेज कंपैरेटिवली अधिक होने से बीएमआर थोड़ा कम होता है। 5. जेनेटिक्स। जीन्स भी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म नेचुरली फास्ट होता है, जबकि कुछ का स्लो। इसलिए समान डाइट और लाइफस्टाइल होने पर भी दो व्यक्तियों का बीएमआर अलग हो सकता है। यह अंतर जेनेटिक फैक्टर्स के कारण हो सकता है। 6. बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन का अर्थ है शरीर में फैट मास और लीन मास का अनुपात। लीन मास अधिक होने पर बीएमआर अधिक होता है, क्योंकि मसल टिश्यू अधिक एनर्जी उपयोग करता है। अधिक बॉडी फैट होने पर बीएमआर कंपैरेटिवली कम हो सकता है। 7. एनवायरमेंटल चेंज। एनवायरमेंट भी एनर्जी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। ठंडे मौसम में बॉडी को अपना टेम्परेचर बनाए रखने के लिए अधिक एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जिससे बीएमआर बढ़ सकता है। गर्म मौसम में भी थर्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया के कारण एनर्जी एक्सपेंडिचर में बदलाव हो सकता है। अब बात करते हैं कि बीएमआर कैलकुलेट कैसे करें। बीएमआर को सबसे एक्यूरेटली लैबोरेटरी सेटिंग में मेजर किया जा सकता है, जहां कंडीशंस बहुत कंट्रोल्ड होती हैं। लेकिन इसे हम कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। वैसे तो बीएमआर कैलकुलेट करने के कई फॉर्मूले हैं, लेकिन सबसे एक्यूरेट मॉडर्न फॉर्मूला है मिफ्लिन-जे इक्वेशन। मेल के लिए यह फॉर्मूला है BMR is equal to 10 into weight in kg plus 6.25 into height in centimeter minus 5 into age in years plus 5। और फीमेल के लिए यह फॉर्मूला है BMR is equal to 10 into weight in kg plus 6.25 into height in centimeter minus 5 into age minus 161। इसके अलावा एक सिंपल और सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है हैरिस-बेनेडिक्ट इक्वेशन। मेल्स के लिए यह इक्वेशन है BMR is equal to 66 plus 13.7 into weight in kg plus 5 into height in centimeter minus 6.8 into age in years। फीमेल्स के लिए यह इक्वेशन है BMR is equal to 655 plus 9.6 into weight in kg plus 1.8 into height in centimeter minus 4.7 into age in years। अब हम BMR की एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन देखते हैं। महेश की हाइट 180 सेंटीमीटर है, वेट 90 किलोग्राम है और एज 39 इयर्स है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं उसका BMR। हाइट और वेट मेजर करने की मेथड वही है जो हमने BMI टेस्ट में यूज की थी। हाइट को सेंटीमीटर cm में और वेट को किलोग्राम kg में नोट करें। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डालकर हम BMR निकालेंगे। तो महेश का BMR है 2240 कैलोरी। ध्यान रहे ये महेश का BMR है, इसे डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। BMR हमारे सर्वाइवल के लिए डेली की मिनिमल कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है, जबकि डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट कैलोरी की वह मात्रा है जो हमें रोज खानी होती है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको डेली कितनी कैलोरी की जरूरत है, तो इसके लिए हमें आगे थोड़ी और कैलकुलेशन करनी होगी। अगर आप अपने बॉडी को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो BMR जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन बनाने का पहला स्टेप है। अगर आप डाइट प्लान या वर्कआउट रूटीन बनाना सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लर्न डाइट प्लान और लर्न वर्कआउट रूटीन लिखें। जिसके लिए ज्यादा कमेंट्स होंगे, हम उसका वीडियो पहले बनाएंगे। अगला टॉपिक है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, जिसे फुलरटन फंक्शनल फिटनेस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। रिकली और जोन्स ने साल 2001 में ये खास टेस्ट डेवलप किया, जिसे हम कहते हैं सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट SFT। ये टेस्ट स्पेशली डिजाइन किया गया है 60 से 94 साल की उम्र वाले लोगों के लिए। इसका मेन पर्पस है सीनियर सिटीजन्स की फंक्शनल एबिलिटी को मेजर करना और उनकी फिजिकल फिटनेस लेवल को मॉनिटर करना। ध्यान रहे, अगर किसी व्यक्ति को चेस्ट पेन, डिजीनेस, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें ये टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी हमेशा फर्स्ट होती है। इस टेस्ट की खास बात यह है कि ये बहुत इकोनॉमिकल है और इसे करना भी इजी है। आपको किसी एक्सपेंसिव मशीन या लैब की जरूरत नहीं,
बस थोड़ी सी जगह और कुछ बेसिक आइटम्स और टेस्ट तैयार। कंपोनेंट्स ऑफ द रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। एक चेयर स्टैंड टेस्ट। ये टेस्ट लोअर बॉडी स्ट्रेंथ मेजर करता है, यानी ये बताता है कि आपकी लेग्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। 2 आर्म कर्ल टेस्ट। ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ चेक करता है, यानी आपके आर्म्स और शोल्डर्स की ताकत कितनी है। 3 चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। इससे लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी मापी जाती है, यानी आपके हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक कितने फ्लेक्सिबल हैं। 4 बैक स्क्रैच टेस्ट। ये अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है, यानी आपकी शोल्डर्स और आर्म्स कितने फ्रीली मूव कर सकते हैं। 5 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ये एजिलिटी यानी बॉडी की स्पीड और कोऑर्डिनेशन को चेक करता है। 6 6 मिनट वॉक टेस्ट। ये एरोबिक एंड्योरेंस यानी आपके हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करता है। इस टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे हम सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके जरिए अर्ली स्टेज पर ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन व्यक्ति एट रिस्क है और उसी के हिसाब से उनके लिए सेफ और इफेक्टिव एक्सरसाइज प्रोग्राम तैयार किया जा सकता है। अब हम इन टेस्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। ये टेस्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली बनाया गया है ताकि उनकी लेग स्ट्रेंथ यानी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर किया जा सके। इस टेस्ट का मेन पर्पस है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को असेस करना, यानी ये जानना कि आपके लेग्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इस स्ट्रेंथ का यूज हम रोजमर्रा के कामों में करते हैं, जैसे क्लाइंबिंग स्टेयर्स, गेटिंग इन और आउट ऑफ अ व्हीकल या स्टैंडिंग फ्रॉम अ चेयर। इस टेस्ट के लिए जरूरत होती है सिर्फ 2 चीजों की। एक चेयर जिसकी बैक सीधी हो और सीट की हाइट लगभग 44 सेंटीमीटर हो, और एक स्टॉप वॉच ताकि आप टाइम मेजर कर सकें। अब बात करते हैं टेस्ट को कंडक्ट करने के प्रोसीजर की। सबसे पहले चेयर को वॉल के अगेंस्ट रख दे ताकि वो हिले नहीं। अब पार्टिसिपेंट चेयर के मिडिल में बैठे, फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट हों और पैर फ्लैट ऑन द फ्लोर रहें। आर्म्स को क्रॉस्ड एट रिस्ट्स रखते हुए चेस्ट के पास रखें। सिग्नल मिलने पर पार्टिसिपेंट पूरी तरह स्टैंड अप करे और फिर पूरी तरह सिट डाउन करे। ये प्रोसेस 30 सेकंड्स तक कंटिन्यू करनी है। आपका गोल होगा ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट चेयर स्टैंड्स करना। अगर टाइम खत्म होने से ठीक पहले पार्टिसिपेंट एक स्टैंड पूरी कर लेता है तो उसे भी फाइनल काउंट में इंक्लूड किया जाता है। इस टेस्ट में स्कोर होता है 30 सेकंड्स में किए गए टोटल कंप्लीट चेयर स्टैंड्स की संख्या, यानी जितनी बार आप पूरी तरह उठे और बैठे वो आपका स्कोर है। स्कोर पता चलने के बाद इस नॉर्म टेबल से पार्टिसिपेंट की कैटेगरी का पता करें। तो दोस्तों, अगर आप या आपके पेरेंट्स इस टेस्ट में एवरेज या अबव एवरेज रेंज में हैं, तो समझ लीजिए कि लोअर बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी है, और अगर स्कोर थोड़ा कम है तो टेंशन मत लीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज और सिंपल लेग स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट से इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारा अगला टेस्ट है आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। ये टेस्ट बुजुर्गों की अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए बनाया गया है, यानी ये बताता है कि आपके आर्म्स कितनी ताकत और स्टैमिना के साथ काम कर सकते हैं। इस टेस्ट का मेन पर्पस है अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर करना, यानी ये पता लगाना कि आप रोजमर्रा के कामों में जैसे सामान उठाना यानी लिफ्टिंग, पकड़ना यानी होल्डिंग और ले जाना यानी कैरिंग कितनी कंफर्टेबली कर सकते हैं। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। इस टेस्ट के लिए जरूरत होती है कुछ सिंपल चीजों की, जैसे वेट, डम्बेल, महिलाओं के लिए 5 पाउंड और पुरुषों के लिए 8 पाउंड। चेयर विदाउट आर्म्स जिस पर आराम से बैठा जा सके, और स्टॉप वॉच ताकि 30 सेकंड्स का टाइम मेजर किया जा सके। अब बात करते हैं इस टेस्ट के प्रोसीजर की। पार्टिसिपेंट को चेयर पर सीधा बैठना है। टेस्ट डोमिनेंट आर्म यानी जो आर्म आप ज्यादा यूज करते हैं से किया जाता है। आर्म नीचे की ओर वर्टिकली स्ट्रेट रहे। अपर आर्म को बिल्कुल स्थिर रखना है, जबकि लोअर आर्म फ्रीली मूव करेगा। अब आर्म को ऊपर की ओर कर्ल करें, फिर आर्म को वापस नीचे लाएं। ये एक कंप्लीट कर्ल माना जाएगा। आर्म कर्ल करते वक्त हाथ पूरी तरह बेंड और फिर पूरी तरह स्ट्रेटन होना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया 30 सेकंड्स तक दोहरानी है और एम रहेगा जितनी ज्यादा आर्म कर्ल्स हो सकें उतनी करें। इस टेस्ट का स्कोर होता है 30 सेकंड्स में किए गए टोटल कंप्लीट आर्म कर्ल्स की संख्या, यानी आप 30 सेकंड्स में जितनी बार डम्बेल को ऊपर नीचे करते हैं वही आपका फाइनल स्कोर होगा। स्कोर पता चलने के बाद इस नॉर्म टेबल से पार्टिसिपेंट की कैटेगरी का पता करें। तो अगर आपका स्कोर एवरेज या अबव एवरेज रेंज में आता है
तो आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ शानदार है, और अगर स्कोर थोड़ा कम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थोड़ी सी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, लाइट डंबेल एक्सरसाइजेस और डेली प्रैक्टिस से आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारा अगला टेस्ट है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ये टेस्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चेक करता है कि हमारे लेग्स और लोअर बैक कितने फ्लेक्सिबल हैं, और यही फ्लेक्सिबिलिटी हमारी डेली मूवमेंट को इजी और सेफ बनाती है। इस टेस्ट का मेन पर्पस है लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को असेस करना, जो हमारी पोस्चर, गेट पैटर्न और मोबिलिटी टास्क्स के लिए एसेंशियल है। यानी अगर आप आराम से झुक सकते हैं, चीजें उठा सकते हैं या कार में कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। इस टेस्ट को करने के लिए चाहिए एक चेयर जिसकी बैक स्ट्रेट हो और हाइट लगभग 44 सेंटीमीटर हो, और एक रूलर या मेजरिंग स्केल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। अब जानते हैं इस टेस्ट को करने का प्रोसीजर क्या है। चेयर को वॉल के अगेंस्ट रखिए ताकि वो हिले नहीं। पार्टिसिपेंट चेयर के एज पर बैठे, एक फुट फ्लैट ऑन द फ्लोर रहेगा और दूसरा लेग आगे की तरफ सीधा एक्सटेंडेड रहेगा, नी स्ट्रेट और हील फ्लोर पर। अब दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखें ताकि दोनों मिडिल फिंगर्स की टिप्स बराबर हों। अब पार्टिसिपेंट इनहेल करे और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को टोस की तरफ ले जाए। जर्क या बाउंस बिल्कुल नहीं करना है और स्ट्रेच भी उतना ही करे जितना आरामदायक लगे। मैक्सिमम हाथ जितना आगे जाते हैं उस पोजीशन को 2 सेकंड्स तक होल्ड करें। अब मेजर करें, अगर फिंगर टिप्स टोस को टच करती हैं तो स्कोर 0 है। अगर फिंगर टिप्स टोस तक नहीं पहुंचती तो डिस्टेंस को रूलर से नेगेटिव स्कोर में मेजर करें, और अगर फिंगर टिप्स टोस से आगे निकल जाती हैं तो डिफरेंस को पॉजिटिव स्कोर के रूप में नोट करें। स्कोर को नियरेस्ट 0.5 इंच या 1 सेंटीमीटर तक नोट किया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यानी जितना आगे आप रीच करते हैं उतना बेहतर आपका फ्लेक्सिबिलिटी स्कोर होगा। स्कोर पता चलने के बाद इस नॉर्म टेबल से पार्टिसिपेंट की कैटेगरी का पता करें। तो दोस्तों, अगर आपका स्कोर पॉजिटिव रेंज में है तो आपकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी शानदार है। अगर स्कोर थोड़ा नेगेटिव है तो चिंता मत कीजिए, रेगुलर स्ट्रेचिंग और सिंपल फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस से ये इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारा अगला टेस्ट है बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। इस टेस्ट का मेन पर्पस है अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को असेस करना, यानी आपके शोल्डर्स और आर्म्स कितनी फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी डेली एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है, जैसे रीचिंग ओवरहेड, बैक स्क्रैच करना या बिहाइंड द बैक मूवमेंट्स करना। इस टेस्ट के लिए जरूरत होती है एक रूलर या मेजरिंग टेप ताकि डिस्टेंस मेजर किया जा सके, और एक चेयर अगर पार्टिसिपेंट को बैलेंस के लिए बैठना हो। अब जानते हैं इस टेस्ट को स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। सबसे पहले पार्टिसिपेंट को बिल्कुल सीधे खड़े होना है। एक आर्म ऊपर से पीछे की ओर ले जाए और दूसरी आर्म नीचे से पीछे की ओर ले जाए, जैसे आप अपने बैक को स्क्रैच करने की कोशिश कर रहे हों। कोशिश करें कि दोनों हाथों की मिडिल फिंगर्स एक दूसरे को टच करें। ध्यान रखें बॉडी को ज्यादा ट्विस्ट या जर्क न करें, और टेस्ट को दोनों साइड से करें, यानी एक बार राइट हैंड ऊपर और फिर लेफ्ट हैंड ऊपर। अगर फिंगर्स टच नहीं करती तो उनके बीच की डिस्टेंस मेजर करें। यह एक नेगेटिव स्कोर होगा। अगर फिंगर्स ओवरलैप करती हैं तो ओवरलैप की लेंथ मेजर करें। यह एक पॉजिटिव स्कोर होगा। मेजरमेंट को नियरेस्ट 0.5 इंच या 1 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड करें। इस टेस्ट का स्कोर होता है दोनों मिडिल फिंगर्स के बीच की डिस्टेंस, जो या तो पॉजिटिव यानी ओवरलैप या नेगेटिव यानी गैप हो सकती है। जितना ज्यादा ओवरलैप उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। अगर गैप है तो इसका मतलब है कि आपकी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। स्कोर पता चलने के बाद इस नॉर्म टेबल से पार्टिसिपेंट की कैटेगरी का पता करें। अगर आपका स्कोर पॉजिटिव या एवरेज रेंज में आता है तो आपकी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर स्कोर थोड़ा कम है तो चिंता मत कीजिए, कुछ जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जैसे शोल्डर रोल्स, वॉल स्ट्रेचेस और आर्म स्विंग्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए
हमारा अगला टेस्ट है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर स्पीड एंड एजिलिटी। ये टेस्ट सीनियर सिटीजन्स की स्पीड, बैलेंस और एजिलिटी यानी शरीर की तेजी और प्रतिक्रिया क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट का मेन पर्पस है सीनियर सिटीजन्स की एजिलिटी और डायनामिक बैलेंस को मेजर करना, यानी व्यक्ति कितनी जल्दी और सेफली उठकर चल सकता है, मुड़ सकता है और वापस बैठ सकता है। इस टेस्ट को करने के लिए चाहिए एक चेयर लगभग 44 सेंटीमीटर ऊंचाई की बिना आर्मरेस्ट के, एक कोन या मार्कर जो 8 फीट लगभग 2.44 मीटर्स की दूरी पर रखा जाए, एक स्टॉपवॉच ताकि टाइम मेजर किया जा सके और एक मेजरिंग टेप डिस्टेंस सेट करने के लिए। अब जानते हैं इस टेस्ट को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। सबसे पहले चेयर को वॉल के पास रखें ताकि वो स्टेबल रहे। अब कोन या मार्कर को 6 से 8 फीट दूर रखें। पार्टिसिपेंट को चेयर पर बैठना है, दोनों फीट फ्लोर पर फ्लैट और हैंड्स थाइस पर रखें। सिग्नल को मिलते ही पार्टिसिपेंट को जल्दी से उठना है, कोन की तरफ जाना है, कोन के चारों ओर घूमना है और फिर वापस आकर चेयर पर बैठ जाना है। ध्यान रहे पार्टिसिपेंट को वॉक या जॉग करना है, रन नहीं। टाइम स्टैंडिंग से लेकर वापस बैठने तक काउंट किया जाएगा। इस टेस्ट का स्कोर होता है वो टोटल टाइम इन सेकंड्स जो पार्टिसिपेंट को पूरा टास्क करने में लगता है, यानी जितना कम टाइम उतनी अच्छी आपकी एजिलिटी और बैलेंस एबिलिटी। स्कोर पता चलने के बाद इस नॉर्म टेबल से पार्टिसिपेंट की कैटेगरी का पता करें। अगर आपका टेस्ट रिजल्ट एवरेज या उससे कम सेकंड्स में है तो इसका मतलब आपकी एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बहुत अच्छे हैं। अगर टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो रेगुलर मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, बैलेंस ट्रेनिंग और लाइट वॉकिंग ड्रिल से इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारा लास्ट टेस्ट है 6 मिनट्स वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। ये टेस्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेजर करता है कि आपका हार्ट, लंग्स और मसल्स कितनी देर तक मिलकर काम कर सकते हैं, यानी आपकी एरोबिक फिटनेस कितनी स्ट्रॉन्ग है। इस टेस्ट का मेन पर्पस है सीनियर सिटीजन्स की एरोबिक कैपेसिटी और एंड्योरेंस लेवल को मेजर करना, यानी ये चेक करना कि बॉडी कितनी एफिशिएंटली ऑक्सीजन का यूज करके मसल्स को एनर्जी दे सकती है। इस टेस्ट के लिए जरूरत होती है कुछ सिंपल चीजों की, जो है एक स्टॉप वॉच टाइम रिकॉर्ड करने के लिए, एक मेजरिंग टेप या मार्क ट्रैक डिस्टेंस मेजर करने के लिए, कोन्स या मार्कर्स पाथ को मार्क करने के लिए, कुछ चेयर्स रेस्ट के लिए अगर पार्टिसिपेंट को ब्रेक लेना पड़े। अब जानते हैं कि 6 मिनट्स रन वॉक टेस्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले 45 बाय 5 यार्ड्स लंबा स्ट्रेट और फ्लैट ट्रैक मार्क करें। पार्टिसिपेंट को स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा करें। सिग्नल स्टार्ट मिलते ही पार्टिसिपेंट को नॉर्मल स्टेडी पेस पर चलना है, ना बहुत तेज और ना बहुत धीमा। पार्टिसिपेंट लगातार 6 मिनट्स तक वॉक करता रहेगा। अगर बीच में उसे थकान, चक्कर या सांस फूलने जैसी परेशानी लगे तो वो रुककर आराम कर सकता है, लेकिन टाइमर चलता रहेगा। टाइम पूरा होने पर, जो कि 6 मिनट्स है, टोटल डिस्टेंस मेजर करें जो पार्टिसिपेंट ने तय की है। इस टेस्ट का स्कोर होता है 6 मिनट्स में तय की गई कुल दूरी इन मीटर्स, यानी जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतनी बेहतर आपकी एरोबिक एंड्योरेंस। स्कोर पता चलने के बाद इस नॉर्म टेबल से पार्टिसिपेंट की कैटेगरी का पता करें। अगर आप एवरेज या उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपकी हार्ट लंग कैपेसिटी और स्टैमिना बहुत अच्छी है। अगर डिस्टेंस थोड़ी कम है तो रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग और एरोबिक एक्सरसाइजेस से आप अपनी एंड्योरेंस को जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। यह था पूरा एक्सप्लेनेशन रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट का, इसके कंपोनेंट्स, पर्पस और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के साथ। हमारा आज का टॉपिक है मेथेनी जॉनसन मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट। इसे मेथेनी जॉनसन टेस्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट भी कहा जाता है। ये टेस्ट बच्चों और एडोलेसेंट्स की मोटर डेवलपमेंट और मोटर लर्निंग एबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, खासकर उन बच्चों में जिनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता और मूव करता है। किसी की बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है तो किसी को बेसिक मूवमेंट सीखने में ज्यादा टाइम लगता है। इसी डिफरेंस को साइंटिफिकली समझने और मेजर करने के लिए ये टेस्ट बनाया गया था।
ताकि हम यह जान सकें कि बच्चा मोटर स्किल्स को कितना जल्दी सीख सकता है। बैकग्राउंड ऑफ द टेस्ट। शुरुआत में साल 1932 में ग्रैनविल बी जॉनसन ने एक टेस्ट बनाया था जिसका नाम था जॉनसन मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट। इसका मेन पर्पस था बच्चे की नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी को मेजर करना। इस ओरिजिनल टेस्ट में 10 मोटर स्टंट्स होते थे जो एक स्पेशली मार्क्ड 5 बाय 10 फीट के जिम मैट पर परफॉर्म किए जाते थे। लेकिन बाद में 1938 में इलियाना मेथेनी ने इस टेस्ट को स्टडी किया और पाया कि इन 10 स्टंट्स में से सिर्फ 4 स्टंट्स ऐसे हैं जो पूरे टेस्ट स्कोर से सबसे ज्यादा कोरिलेट करते हैं। इसलिए मेथेनी ने बाकी 6 स्टंट्स को हटा दिए और टेस्ट एरिया में भी कुछ मॉडिफिकेशन किए और इसी तरह नया टेस्ट बना मेथेनी जॉनसन मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट। पर्पस ऑफ द टेस्ट। इस टेस्ट का मेन पर्पस है बच्चों की मोटर एजुकेबिलिटी को मेजर करना, यानी बच्चा मोटर स्किल्स को कितनी जल्दी और एफिशिएंटली सीख सकता है। यह टेस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और थेरेपिस्ट्स के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चे की कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल किस लेवल पर है। टेस्ट एरिया। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक कैनवस या जिम मैट चाहिए जिसकी लेंथ 15 फीट और विड्थ 2 फीट होती है। इस कैनवस को 10 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। हर सेक्शन की लंबाई 18 इंचेस होती है। मध्य में एक लॉन्ग डिवाइडिंग लाइन और क्रॉस लाइंस ऑल्टरनेट थिकनेस इंच और 3 इंच की होती है। कैनवस को मैट पर टाइट करके फिक्स किया जाता है ताकि टेस्टिंग एरिया स्टेबल रहे। टेस्ट आइटम्स 4 मोटर स्टंट्स। अब आते हैं टेस्ट के मेन पार्ट पर। इस टेस्ट में 4 मोटर स्टंट्स परफॉर्म किए जाते हैं: फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न्स एंड जंपिंग फुल टर्न्स। इन्हें डिटेल में समझते हैं। पहला है फ्रंट रोल। पार्टिसिपेंट को मार्क्ड एरिया के बाहर से स्टार्ट करना होता है और 2 फ्रंट रोल्स परफॉर्म करनी होती हैं, एक मैट के पहले हाफ में और दूसरे हाफ में। हर करेक्ट रोल के 5 पॉइंट्स मिलते हैं, टोटल 10 पॉइंट्स। अगर साइड लाइन क्रॉस होती है तो 2 पॉइंट्स डिडक्ट, एंड लाइन क्रॉस होने पर 1 पॉइंट डिडक्ट, और अगर रोल सही तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ तो पूरे 5 पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं। दूसरा है बैक रोल। ये टेस्ट बिल्कुल फ्रंट रोल जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि इसमें बैकवर्ड रोल परफॉर्म की जाती है। पार्टिसिपेंट को लेन के अंदर रहते हुए 2 प्रॉपर बैक रोल्स करनी होती हैं। फ्रंट रोल की तरह ही हर परफेक्ट रोल पर 5 पॉइंट्स और गलत परफॉर्मेंस पर डिडक्शन। जंपिंग हाफ टर्न्स। इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट को एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन के साथ जंप करना होता है। वो पहली 3 इंच लाइन से स्टार्ट करता है और हर बार जंप करके नेक्स्ट लाइन पर हाफ टर्न एक्सिक्यूट करता है। पहली बार राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे टोटल 4 जंप्स परफॉर्म किए जाते हैं। हर बार डायरेक्शन ऑल्टरनेट करनी होती है। परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ 4 जंप्स के 10 पॉइंट्स। हर रॉन्ग जंप, गलत टर्न या बैलेंस लूज होने पर 2 पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं। लास्ट है जंपिंग फुल टर्न्स। अब आता है सबसे चैलेंजिंग स्टंट, जंपिंग फुल टर्न्स। पार्टिसिपेंट को मैट के बीच से स्टार्ट करना होता है और दोनों पैरों से जंप करके फुल 360 डिग्री टर्न करना होता है। हर बार सेम डायरेक्शन में टर्न करते हुए अगले बॉक्स में लैंड करना होता है। परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ 5 जंप्स के 10 पॉइंट्स। अगर लैंडिंग पर बैलेंस बिगड़ता है, ओवरस्टेप होता है या रोटेशन इनकम्प्लीट है तो 2 पॉइंट्स डिडक्ट किए जाते हैं। बॉयज को ये चारों स्टंट्स परफॉर्म करने होते हैं, जबकि गर्ल्स को सिर्फ पहले 3 स्टंट्स, फ्रंट रोल, बैक रोल एंड हाफ टर्न्स परफॉर्म करने होते हैं। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। हर स्टंट के मार्क्स को जोड़कर टोटल स्कोर निकाला जाता है। हायर स्कोर का मतलब है पार्टिसिपेंट की मोटर लर्निंग एबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ज्यादा अच्छा है। लो स्कोर इंडिकेट करता है कि बच्चे को मोटर लर्निंग या बेसिक मूवमेंट लर्निंग में ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। मेथेनी जॉनसन मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट एक सिंपल, साइंटिफिक और इफेक्टिव तरीका है यह समझने का कि बच्चे की बॉडी मूवमेंट्स और लर्निंग कैपेबिलिटी किस लेवल पर है। इस टेस्ट से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि कौन सा बच्चा मोटर स्किल्स में क्विक लर्नर है और किसे जरूरत है एक्स्ट्रा सपोर्ट की। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।